गाइस, एज यू ऑलरेडी नो, प्रीवियस लेक्चर में हमने परमिटेशन की फर्स्ट थ्योरम पढ़ी। मैंने ये भी बताया था कि परमिटेशन क्यों पढ़ेंगे जबकि हमारे पास ऑलरेडी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। चलो उस थ्योरम का जो प्रूफ है उस पर मैं फिर से एक बार थोड़ा और चीज़ें क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे कैसे कौन सी चीज़ें आई और इस थ्योरम को यूज़ करने का फ़ायदा क्या हमारे पास। तो थ्योरम एज यू ऑलरेडी नो, इस थ्योरम में हमें गिवन दिया है n एंड r आर टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। चाहे आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलो या होल नंबर्स, दोनों एक ही है। होल नंबर्स मीन्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स इंटीजर्स में से नेगेटिव को छोड़ो, तो वहां क्या बचते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो, वही कह रहा है हमारे होल नंबर्स। एंड जिसमें जो r की वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए या n या इन बिटवीन जीरो एंड n। Okay, then permutation of given n objects taken r at a time without repetition is given as npr equals to n factorial upon में n minus r का whole factorial। चलो मैं पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। सपोज देयर आर 4 पीपल x y z एंड सी p। हमारे पास 4 लोग हैं और इन 4 लोगों को क्या करना है, दौड़ना है, रेस करनी है। जो तो प्राइज मिलेगा फर्स्ट 3 पर्सन्स को। तो 4 लोग, ये 4 लोग क्या करेंगे, दौड़ लगाएंगे। दौड़ लगाने के बाद ऑब्वियसली कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। ओके, तो हम प्राइज जो बांटेंगे सिर्फ फर्स्ट 3 पर्सन्स में बांटेंगे। तो मुझे बताओ किस किस को प्राइज मिल सकता है। दैट इज, हम जो प्राइज देंगे 4 में से कितने लोगों को हम प्राइज देंगे, 3 लोगों को। हम यही काम, ये जो प्राइज देने का काम है, 4 में से 3 लोगों को हमें प्राइज देना है, ये कितने तरीकों से, कितने वेज से किया जा सकता है। ये जो प्राइज देना है, 3 लोगों को प्राइज देना है 4 में से, यही काम हम कितने तरीकों से, दैट इज कितने वेज, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस, क्या 4 में से 3 लोगों को प्राइज देना है। चलो पहले मैं मैन्युअली करता हूं एक काम। ये भी हो सकता है फर्स्ट x आ सकता है, सेकंड y आ सकता है, थर्ड z आ सकता है ना। तो हो गया एक तरीके से कि हम फर्स्ट प्राइज देंगे x को, सेकंड प्राइज देंगे y को, थर्ड प्राइज देंगे z को। चलो यह हो सकता है ऐसे x y p। क्या हो सकता है, फर्स्ट प्राइज हम किसको देंगे, x को, सेकंड y को, लेकिन थर्ड प्राइज देंगे p को। तो डिफरेंट तरीका है ना। इसमें हमने x y और z को प्राइज दिया, इसमें हमने x y और p को प्राइज दिया। तो ये डिफरेंट है तरीका इससे। तो ये अलग अलग सिलेक्शंस हैं, लेकिन ऑर्डर्ड सिलेक्शंस, अरेंजमेंट्स। तो मैं कहूंगा ये एक परमिटेशन है, ये दूसरी परमिटेशन है। तरीके, वेज, कौन से वेज, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के। तो ये भी हो सकता है हम देंगे पहले प्राइस y को, फिर x को, फिर z को। कि फर्स्ट प्राइज देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहां फर्स्ट प्राइज हम y को दे रहे हैं, यहां हम फर्स्ट प्राइज किसको दे रहे थे, x को। सो ऑर्डर मैटर्स हियर। सो पहला प्राइज y को देंगे, x को सेकंड एंड z को थर्ड। या सिमिलरली y x p, या हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं x z p, हुआ ना। हम फर्स्ट प्राइज किसको देंगे, x को, सेकंड z को, थर्ड p को। या हम देख सकते हैं z x p या x z y, z x y। तो ऐसे ही ये काम सिलसिला चलता रहेगा। अब देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस चैप्टर में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको गिवन 4 पीपल है, इनको दौड़ लगानी है, इनके दौड़ लगाने से हमें कुछ मतलब नहीं होता है, बस ये क्वेश्चन बनाने के लिए चीजें बोली जाती है। इनको से दौड़ लगानी है, 4 में से जो फर्स्ट 3 पर्सन्स आएंगे उनको हम प्राइज देंगे। ओके, प्राइज देना भी बात है, चलो होगी ये, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, प्राइज देना इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अब किस किस को प्राइज देंगे ये भी यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहां पे पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये जो प्राइज देने का काम है ये आप कितनी वेज से कर सकते हो, कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस इन द 3 इन गिवन 4 पीपल, बट देना है 4 में से 3 को। यही देखो, आपने बोला कि मैं प्राइस एक्स वाई जेड को दे सकता हूं, कि फर्स्ट प्राइस एक्स को दूंगा, फिर वाई को, फिर जेड को, या मैं एक्स वाई पी को दूंगा, या मैं वाई एक्स जेड को। किस किस को दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट कि कितने तरीकों से। देखो अभी तक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड और भी हो सकते हैं।
अभी तक आपने देखा कि यही जो प्राइस देना है हमें फर्स्ट 3 पीपल में, ये हम कितने वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि 8 वेज से कर सकते हैं, और स्टिल और भी तरीकों से किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन हो आपने मैन्युअली किया। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें क्या कहता था? वो कहता था गिवन है कितने पर्सन्स 4, लेकिन कितने पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्राइस? 3 पर्सन्स में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता था कि जितने पर्सन्स में आपको ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप उतनी वैकेंट प्लेसेस बनाओगे। तो फिर मैं बार बार एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं, किसी क्वेश्चन में मे बी ये लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट किया जा सकता है, राइट साइड से भी। देखो इस क्वेश्चन में दोनों साइड में, लेफ्ट साइड से भी करूंगा, राइट साइड से भी करूंगा, एंड दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। देखो चलो, फर्स्ट वैकेंट प्लेस, दैट इज जो फर्स्ट पर्सन आएगा, किस किस को हम दे सकते हैं? फर्स्ट प्राइज हम किस किस को दे सकते हैं? क्या आपको दौड़ लगाने से पहले पता है कि कौन सा फर्स्ट आएगा, कि एग्जैक्टली एक्स ही आएगा, वाई आएगा? कोई 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि एक्स ही फर्स्ट आएगा। नहीं, हमें देखना है कि किस किस को हम दे सकते हैं प्राइस। मे बी फर्स्ट भी एक्स भी फर्स्ट आ सकता है, वाई भी फर्स्ट आ सकता है, जेड भी फर्स्ट आ सकता है, पी भी फर्स्ट आ सकता है। दैट जो फर्स्ट प्राइज, 3 प्राइजेस में से जो फर्स्ट प्राइज है वो हम 4 लोगों में बांट सकते हैं, 4 लोगों में बांट सकते हैं, 4 वेज। फर्स्ट प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज। अब है सेकंड प्राइज, सेकंड पोजीशन पे कौन आया उसको भी प्राइज देना है। अब देखो, अगर सपोज एक्स फर्स्ट आया, सपोज एक्स इस दौड़ में एक्स फर्स्ट आया, क्या ये जरूर वाई एक्स ही सेकंड आ सकता है? सुनो मेरी बात को, कॉमन सेंस लगाना है। यहां पे 4 लोग दौड़ लगा रहे हैं, तो 4 में से कोई एक फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। लेकिन जो फर्स्ट आएगा, सपोज अगर एक्स फर्स्ट आया, क्या यही एक्स सेकंड आ सकता है? नहीं, एक ही पर्सन एक पोजीशन ले सकता है। एक्स अगर फर्स्ट आया तो ये सेकंड नहीं हो सकता। दैट मींस अगर सपोज फर्स्ट आया एक्स, सपोज अगर फर्स्ट आया एक्स, अब हम एक्स को नहीं यूज कर सकते, अब हम एक्स को सेकंड प्राइज नहीं दे सकते। एक्स को छोड़ के इन 3 में से किसी एक को भी सेकंड प्राइज दिया सकते। दैट इज जो सेकंड प्राइज है वो कितने पर्सन्स में हम बांट सकते हैं? वाई को भी मिल सकता है, वो जेड को भी, पी को भी। दैट्स इन 3 वेज। सपोज वाई आया सेकंड प्लेस पे, वाई को सेकंड पोजीशन आई रेस में, तो क्या वाई थर्ड आ सकता है? नहीं, वाई थर्ड नहीं आ सकता। तो थर्ड आ सकती है या तो जेड या पी। दैट इज जो थर्ड प्राइज है, थर्ड पोजीशन का प्राइस है, वो हम 2 ही लोगों में बांट सकते हैं, या तो जेड आएगा या पी। तो इन टोटल 2 वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता था आपको कि टोटल जो आपको ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइजेस है, ये कितने तरीकों से आप बांट सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दैट इज 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 विच इज 24 वेज। कितने तरीकों से? देखो, जब हमने इसी क्वेश्चन को मैन्युअली करना शुरू किया था, तो ये क्वेश्चन हमने जब 8 वे से लिखा कि ऐसे ऐसे ये बांटा जा सकता है ये प्राइस, तो हम यहाँ पे समझो थक गए, लगा ये अच्छा काम, मतलब ये लेंथी काम है, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करने से यही काम हमारा आसान हो गया कि ये जो प्राइस बांटना है यहाँ पे कितने तरीकों, कितने वे से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। टोटल 24 वेज। कितने वेज से डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने वेज से किया जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन होता है। ये हमारा क्वेश्चन नहीं होता कि एक्स को देंगे, वाई को देंगे, जेड को देंगे, ये नहीं हमारा क्वेश्चन होता है। हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन ये होता है कि यही काम जो है ये कितने तरीकों से, कितनी वे से किया जा सकता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ने हमें ये काम बहुत आसान किया। इसने बोला कि ये काम 24 वे से किया जा सकता है। ओके, आई बात समझ में? देखो, मैंने बोला इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट साइड से भी जा सकते थे, राइट साइड से भी। अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही यूज करोगे इसी क्वेश्चन के लिए, लेकिन आप राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, सपोज हमने किया, अब यहां पे आपकी चॉइस है कि हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहां से करें स्टार्ट, या थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, आप लोगों की चॉइस है कि आप पहले ये डिसाइड करो कि पहले हम थर्ड प्राइज देंगे, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, या पहले हम फर्स्ट को देंगे या सेकंड को देंगे या थर्ड को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। चलो फिर से यहां से फर्स्ट से स्टार्ट किया था। चलो हम बोलेंगे जो फर्स्ट प्राइज हम देंगे वो किस किस को दे सकते हैं। देखो, राइट साइड से स्टार्ट करें। हम फर्स्ट प्राइज एक्स को भी दे सकते हैं, वाई को भी, जेड को भी, पी को भी। दैट इज 4 में से कोई भी एक फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है और उसको हम फर्स्ट प्राइज देंगे। तो फर्स्ट वैकेंट प्लेस कैन बी अगेन फिल्ड इन 4 वेज। सपोज ये एक्स आपका फर्स्ट प्लेस पे आ गया,
वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकती है, लेकिन आएगा तो चार में से एक ही फर्स्ट प्राइज फर्स्ट पोजीशन पे। तो सपोज एक्स आया फर्स्ट प्लेस पे, अब एक्स को फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज नहीं दिया जा सकता, तो सेकंड प्राइज वाई जेड या पी को मिलेगा। तो सेकंड प्राइज हम तीन लोगों में बांट सकते हैं, या तो वाई को या जेड को या पी को। सपोज y आपका आ गया सेकंड प्लेस पे, अब y आपका थर्ड प्लेस पे नहीं आ सकता और x भी थर्ड प्लेस पे नहीं आ सकता क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे आया है। तो थर्ड ब्रैकेट प्लेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर टू z और p, गेट्स इन टू वेज। आपने ऐसे प्राइस में, तो यहां पे भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 फिर से क्वेश्चन सेम आएगा। तो यहां क्या हुआ, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4, ये जो आंसर हमारा आया वो आया असेंडिंग ऑर्डर में, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। यह आंसर आया था 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी 24 मिलेगा, यहां भी 24 मिलेगा, बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा है जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। हाँ, लिखने का तरीका डिफरेंट है, कहीं पे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कहीं पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन लास्ट में जब कैलकुलेट करके उनका प्रोडक्ट जो आता है वो सेम आता है। इसलिए मैं कहता हूं चाहे लेफ्ट साइड से जाओ राइट साइड से जाओ तो आंसर सेम मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम बोथ वे से सॉल्व नहीं कर सकते। जैसा आपका एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी इवन नंबर्स, बिकॉज इवन नंबर मैटर करता है, वहां पे इसमें और इस बॉक्स में डिफरेंस है। यहां पे मैंने बोला इट इज अ फर्स्ट, इट इज अ सेकंड, इट इज अ थर्ड बॉक्स। मैं काउंटिंग राइट साइड से भी स्टार्ट करूंगा, मैं इसी को बोलूंगा इट इज अ फर्स्ट बॉक्स, इट इज अ सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स। लेकिन एक इवन नंबर होना और ना होना वो किस पे डिपेंड करता है, वंस प्लेस पे। जब भी आप नंबर्स लिखते हो, वंस प्लेस हम मानते हैं ऑलवेज जो राइट साइड एक्सट्रीम प्लेस होती है, इस वाला ये वाला बॉक्स, इसे हम कहते हैं वंस प्लेस, इसको टेंस, इसको हंड्रेड। यहां पे ये और ये बॉक्स तब ये डिफरेंट बन जाएंगे, कब, जब आपसे पूछा जाएगा कि कितने इवन नंबर्स आप बना सकते हो। आई होप आपको अब क्लियर होगा। सो इवन नंबर के केस में आपको यहां पे ये देखना है कि यहां पे किस किस इवन डिजिट को लिखा जा सकता है, बाकी सारे बॉक्सेस में वो मैटर नहीं करता। तो ये हुआ इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूजिंग व्हाट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आंसर क्या है 24। हम इसी क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन क्या है कि 4 पर्सन्स दौड़ लगाएंगे, रेस करेंगे, 4 में से जो फर्स्ट 3 पोजीशंस आएंगे उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्राइजेस। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमें आंसर मिला था 24। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला परम्यूटेशन वाली फॉर्मूला जो फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा काम इससे भी आसान बना देती है। ये फॉर्मूला हमें कहती है कि आप पहले ये देखो कि कितने गिवन ऑब्जेक्ट्स है, गिवन ऑब्जेक्ट से हियर मतलब पर्सन्स, मतलब यहां पे कितने लोग हैं जिन्हें दौड़ लगानी है, गिवन कितने हैं, गिवन से मतलब हियर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ कि जो गिवन ऑब्जेक्ट्स है, गिवन अवेलेबल चॉइसेस होती हैं, वो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गिवन टोटल कितने हैं, कौन कौन सा बंदा है, कौन कौन सी चीज है, उससे हमें मतलब नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, हमें इससे मतलब है कितने, हाउ मनी। सो कितने लोग हैं 4, n इक्वल्स टू 4। लेकिन 4 लोग जब दौड़ लगाएंगे, अब यहां पे क्वेश्चन है आप प्राइस कितने लोगों को दोगे। यहां पे फिर से ये मैटर नहीं करता कि आप किस किस को प्राइस दोगे, क्या आप x को y प्राइस दोगे, z को दोगे, p को दोगे प्राइस, या y को प्राइस दोगे, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहां इससे है कि आप 4 में से कितने लोगों को प्राइस दोगे। क्या आप सिर्फ फर्स्ट पोजीशन के लिए प्राइस रखा है, क्या फर्स्ट 2 पोजीशन के लिए रखा है, या फर्स्ट 3 पोजीशन, या ऑल द 4 के लिए रखा है। नहीं, हमने बोला कि हम प्राइस सिर्फ 4 में से 3 लोगों को देंगे, फर्स्ट प्लेस के लिए प्राइस, सेकंड प्लेस के लिए प्राइस, थर्ड प्लेस। तो यही बोल रहा है कि 4 में से आपको कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, how many people you have to select here, या how many people you have to give prize here, that's 3. so R represents here 4 में से कितने लोगों का चुनाव करना है, 4 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है फॉर प्राइजेस हियर, तो 4 में से 3। तो फिर ये फॉर्मूला कहती है, अगेन यहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, आप देख सकते हो जो फर्स्ट पोजीशन लेगा वो सेकंड पोजीशन नहीं ले सकता, वो थर्ड पोजीशन नहीं ले सकता। तो एक बंदा एक ही प्राइज लेगा, या तो वो फर्स्ट पोजीशन के लिए प्राइज लेगा या सेकंड या थर्ड के लिए। एक ही बंदा फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहां नहीं आ सकता, दैट्स विथआउट रिपीटिशन है।
जब विथआउट रिपीटेशन होता है तो इस वाली फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कहती है कि 4 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है और ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो, दैट इज 4 में से आप लोग 3 लोगों को प्राइज दे रहे हो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और ये प्राइज आप 4 में से 3 लोगों को जो दे रहे हो कितने तरीकों से, कितनी वे से डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो प्राइजेस। तो वो ये फॉर्मूला सिंपली बोलती है, फॉर्मूला है 4p3। 4 में से 3 लोगों को प्राइज देना है। ये कहती है कि आपको कुछ ये बॉक्सेस वगैरह नहीं बनाने हैं, आपको इस फॉर्मूला में n की वैल्यू ऊपर लिखना है, दैट्स 4 फैक्टोरियल, अपॉन में लिखना है 4 - 3 का होल फैक्टोरियल। यू नो 4 फैक्टोरियल मीन्स कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, पहले 4 नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो लिखो, चाहे यहां पे भी आप यहां डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, 4 × 3 × 2 × 1 या 1 × 2 × 3 × 4, तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम डिसेंडिंग 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 4 - 3 कितना बनेगा 1, लेकिन 1 फैक्टोरियल आएगा। देखो 4 × 3 = 12 × 24 × 1 ये आएगा 24, एंड यू नो 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, 24 अपॉन 1 इज 24। ये इस फॉर्म में आपका आंसर दे दिया। देखो आंसर सेम आया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके और इस फॉर्म का यूज करके। तो बस यहाँ पे डिफरेंस ये थी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता था कि अगर आपको गिवन 4 ऑब्जेक्ट्स है, 4 ऑब्जेक्ट्स में को 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है, वो काम आप कितने तरीकों से कर सकते, इसके लिए हम बॉक्सेस का यूज करते थे। यहां पे हम बॉक्सेस का यूज नहीं करेंगे। हम देखेंगे पहले गिवन कितनी चीज ऑब्जेक्ट्स है और उनमें से हमें कितने चीजों को एक बार में सिलेक्ट करना है। एक बार में, जैसे एक बार में अगर 4 लोग दौड़ लगा रहे हैं तो 4 में से आप कितने लोगों को प्राइज दे रहे हो, तो 3, वही हुआ। 4 में से हमें एक बार में 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, लेकिन यही काम आप कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, वो होता है क्वेश्चन नंबर 24। 24 जो यहां पे है, 24 का मतलब यहां हुआ कि 4 में से आप 3 लोगों को प्राइज दोगे। 3 से मतलब एक बार में 3 को सिलेक्ट करोगे, दैट्स r = 3। लेकिन टोटल ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है आप ये कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, दैट्स द 24। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम पहले, ये तो हुआ लेमेन एज यूजुअल मैनुअल तरीका, ये हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का तरीका, ये हुआ इस परम्यूटेशन वाली फॉर्मूला का। चलो इसका प्रूफ अब करते हैं। इसका प्रूफ मैं फिर से बोलूंगा एक बार, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कंसेप्ट यूज करके इस फॉर्म का मैं प्रूफ देता हूं। किसका? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है, इसी का यूज करके मैं अब इस फॉर्म का प्रूफ दूंगा। चलो करते हैं अब थॉरम का प्रूफ। देखो थॉरम में क्या है कि गिवन कितनी चीजें हैं, n का मतलब हियर, अगर इस n को हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस एग्जांपल से, उसमें जो गिवन चीजें थी, गिवन पर्सन थे, वो थे 4। कितने थे टोटल पर्सन्स? 4, टोटल थे 4। यहां टोटल से मतलब n, सो n = 4 हियर, 4 = n हियर। सो यहां 4 लोगों की जगह n पर्सन्स है या n चीजें हैं। अब यहां पे हम मतलब जनरलाइज करते हैं, ये n कभी अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कभी ये आपके डिजिट्स हो सकते हैं, कभी आपके पर्सन्स हो सकते हैं, कभी ये कुछ और ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो टोटल जो गिवन चीजें हैं वो है हमारे पास n। सपोज मैं यहां पे मान लूं ये है x1, x2, x3 एंड सो ऑन x। ये हमारे पास गिवन n चीजें हैं और इन n में से हमें कितने को एट अ टाइम सिलेक्ट करना है। हाउ मेनी objects we have to select out of these given n objects at a time, एक बार में, that's r। r का मतलब होता है इन n चीजों में से आप एट अ टाइम कितने चीजों को सिलेक्ट करोगे। दैट्स जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, वहां पे गिवन n थे 4, 4 में से हमें 3 को सिलेक्ट करना था, तो वहां r की वैल्यू 3 बन गई थी। लेकिन यहां पे जो कितनों को सिलेक्ट करना है, दैट्स r। r मींस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स we have to select out of given n objects। आई बात समझ? तो अगर हम इस थॉरम के प्रूफ में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें क्या कहता है, आप पहले देखो n में से आप लोगों को कितने चीजों का चुनाव करना है, कितने चीजों को सिलेक्ट करना है। तो पिछले एग्जाम्पल में हमें 4 लोगों में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना था, तो हमने कितनी बॉक्सेस बनाई थी? 3 बॉक्सेस। तो यहां पे इस फॉर्म में हमें n चीजों में से r चीजों को सिलेक्ट करना है। कितने चीजों को? r। सो r इज सम नेचुरल नंबर हियर। r में भी 3, इट में भी 10, इट में भी 15, इट में भी 20। जैसे कि
n में से हमें 10 लोगों को, या n में से हमें 5 लोगों को, या n में से 13 लोगों को, सो जितने ऑब्जेक्ट्स को हमें सिलेक्ट करना होता है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें कहता है कि उतनी वैकेंट प्लेसेस बनाओ। तो हम पहले उतनी वैकेंट प्लेसेस बनाएंगे, कितनी? r वैकेंट प्लेसेस, बिकॉज हमें n में से r चीजों को सिलेक्ट करना है। से इनकी मैं नंबरिंग भी दूंगा। से इट इज द फर्स्ट वैकेंट प्लेस, से इट इज द सेकंड वैकेंट प्लेस, से इट इज द थर्ड वैकेंट प्लेस। ऐसे क्या होता है? फोर्थ वैकेंट प्लेस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, क्या कभी r आएगा? क्या r कोई फिक्स्ड नंबर है? क्या r 10 है? क्या r 11 है? क्या r 15 है? नहीं, यू डोंट नो r एग्जैक्टली क्या है। हाँ, ये हमें कितना कंफर्म कि r कोई नेचुरल नंबर है। तो इसलिए हम यहां पे करेंगे डैश 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 से, ये कौन सा बॉक्स है? rth। अगर r की वैल्यू कभी 10 होगी तो ये 10th बॉक्स बन जाएगा। अगर r की वैल्यू कभी 20 हुई तो ये 20th बॉक्स बनेगा। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल की बात करोगे, वहां r की वैल्यू 3 थी, दैट इज थर्ड बॉक्स, तो ये rth बॉक्स है। इससे पहले कौन सा बॉक्स होगा? r-1th। इससे पहले कौन सा बॉक्स होगा? r-2th। आई होप इतना आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि n चीजों में से हमें r चीजों को सिलेक्ट करना है। कितने तरीकों से ये कर सकते हैं हम लोग? हम अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे। से हमें r वैकेंट प्लेस को फिल करना है। तो हमारे पास ये है n चीजें। सपोज x1 है हमारे पास, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, डैश xn है। तो कितने एक्सिस है हमारे पास? n एक्सिस। अब मुझे बताओ, चलो देखो यहां पे, अब यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब अभी हमने काउंटिंग कहां से स्टार्ट की है? लेफ्ट साइड से। चलो मैं राइट साइड से भी दिखाता हूं आप लोगों को बाद में। अभी हम सपोज किया लेफ्ट साइड से स्टार्ट, चलो हम बाद में राइट साइड में भी स्टार्ट करेंगे। पहले बॉक्स को किस किस से फिल किया जा सकता है? यहां पे मैं किस किस x को लिख सकता हूं? यहां पे मैं x1 को भी लिख सकता हूं, x2 को भी, x3 को भी, डैश xn को भी। अभी मेरे लिए कोई रोक नहीं है कि किस किस को मैं यहां लिख सकता हूं। इसको मैं किसी भी एक x से फिल कर सकता हूं, दैट इज टोटल इन n एक्सिस। टोटल में इसको n तरीकों से भर सकता हूं, बिकॉज इसको मैं x1 से भी, x2 से भी, x3 से भी, डैश xn से भी भर सकता हूं। आई बात समझ में? से यहां पे मैं एक रफली बनाऊंगा फिर से, दिस 1 2 3 डैश rth वैकेंट प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड डैश rth। सपोज ये तो मैंने यहां लिखा कि कितने तरीकों से भरा जा सकता है, कितने वे से इसको भरा जा सकता है, टोटल कितने वे से? n वे से। लेकिन एक बार में तो एक ही को यहां पे लिखूंगा ना। सपोज मैं यहां पे x2 को लिखूंगा। किसको लिखा? x2 को। अब x2 को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आगे ऊपर लिखा है विथआउट रिपीटिशन। जिसको यूज किया उसको आप अगले किसी भी बॉक्स को फिल करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो n, आपके पास टोटल कितने एक्सिस थे? n में से एक गया। जब n में से एक गया तो कितने बच गए? n-1। सपोज अगर आपके पास 10 एक्सिस थे, 10 में से एक गया तो कितने बचे? 10 - 1, 10 - 1 दैट्स 9। तो इसलिए यहां n कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। मैं कहता 10 - 1 9 बन जाता, लेकिन n में से एक गया तो कितने बचे? n-1। तो सेकंड वैकेंट प्लेस को इस x2 को छोड़ के किसी भी एक x से भरा जा सकता है, दैट इज टोटल थे n में से एक गया तो आप कितने बच गए? n-1। तो सेकंड वैकेंट प्लेस को n-1 से फिल किया जा सकता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अभी हम यूज कर रहे हैं। तो थर्ड वैकेंट प्लेस, सपोज यहां पे आपने x1 यूज किया, सपोज यहां पे आपने x1 का यूज किया, इस बॉक्स को फिल आपने x1 से किया। अब नेक्स्ट जो बॉक्स है, थर्ड प्लेस जो है, इसको किस किस x से भरा जा सकता है? इसको x3, x4, x5 डैश xn। टोटल कितने थे? n में से कितने गए? 2। तो कितने बच गए आपके पास? 10 में से 2 गए तो कितने बचे? 10 - 2, 10 - 2। अब n में से 2 गए तो कितने बचे? n-2। सो इसको n-2 वे से भरा जा सकता है। अगर नेक्स्ट होता उसको मैं बोलता n-3, फिर नेक्स्ट को n-4, n-5, n-6, लेकिन मुझे पता ही नहीं है एग्जैक्टली क्या ये 5th बॉक्स है, 7th बॉक्स है, 8th बॉक्स है, तो इसको मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता कि इस बॉक्स को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, इस बॉक्स को कितने एक्सिस से मैं फिल कर सकता हूं, इसको मैं भी नहीं लिख सकता। इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि इसको मैंने फर्दर थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा था। देखो, n को मैं लिख सकता हूं n-0, लिखा जा सकता है ना, n = n-0। n-1 को मैं लिख सकता हूं, इट इज n- what? n
n-2 को मैं लिखूंगा n-2 ही। बात आ रही है अभी समझ में? अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस n के बदले n-0 लिखा, फिर n-1 n-1। अब देखो ये n तो n ही रहेगा ऐसे ही, इस 0 के बदले देखो मैं क्या लिखूंगा 1-1 लिख सकता हूं ना, 0 के बदले में 1-1 लिख सकता हूं, 1-1 is 0, that's n-0 बन गया। लेकिन अब यहां क्वेश्चन है सर आपने 1-1 ही क्यों लिखा, आपने 2-2 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज 2-2 इज आल्सो 0, 3-3 इज आल्सो 0, तो 1-1 ही क्यों लिखा? 1-1 मैंने इसलिए लिखा बिकॉज ये देखो क्या है n- ये वाला जो 1 है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बॉक्स। ये कौन सा बॉक्स है? ये फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट से मतलब 1, सो 1-1। अब देखो यही वाला पैटर्न सेकंड बॉक्स पे भी होल्ड हो रहा है। अगर मैं पहले लिखता n-4 वो यहां पे फुलफिल नहीं होता। देखो n-1 के बदले में क्या लिखूंगा, n को मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस को भी ऐसे लिखूंगा, इस 1 के बदले में लिखूंगा 2-1। देखो बॉक्स नंबर कौन सा था 2, तो मैंने लिखा n- बॉक्स नंबर -1 2-1। लेकिन जब मैं सिंपलीफाई करूंगा फिर से ये n-1 ही बन जाएगा। अब ये वाला जो बॉक्स है ये कौन सा बॉक्स है? इसमें भी n ही रहेगा, माइनस आएगा, और माइनस के बाद जो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा पहली चीज लिखूंगा कि ये कौन सा बॉक्स है, किस नंबर का बॉक्स है। ये थर्ड प्लेस का बॉक्स है, 1 2 3, थर्ड प्लेस का बॉक्स है -1। अब आप कहोगे सर ऐसे आपने क्यों लिखा? बिकॉज इस बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं, मुझे इसमें सिर्फ इतना पता है ये किस प्लेस का बॉक्स है। इट इज द बॉक्स ऑफ ऑरथ प्लेस, इसलिए मैं इस n-1 n-2 को ऐसे कन्वर्ट करता हूं। ये चीजें मैंने किस लिए की? ताकि मुझे पता चले कि इस आरथ वैकेंट प्लेस या आरथ बॉक्स को कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है। तो मैंने गिवन जो इंफॉर्मेशन अभी थी बॉक्सेस में उसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, हर किसी में n है, हर किसी में n है, और फिर माइनस है, और फिर माइनस के बाद जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है वो करता है नंबर ऑफ बॉक्स। ये कौन से प्लेस का बॉक्स है? इट इज द फर्स्ट बॉक्स इसलिए यहां 1 आया, इट इज द सेकंड बॉक्स इसलिए यहां 2 आया, इट इज द थर्ड बॉक्स इसलिए यहां 3 आया। अगर यहां पे मैं फोर्थ बॉक्स लिखता हूं वहां में आता n-4। आई बात समझ? फिर है -1, इसलिए हर किसी में n है तो इसमें भी n आएगा। n के बाद फिर क्या है? माइनस यहां, फिर ब्रैकेट आपका स्टार्ट होता है, फिर यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फिर ब्रैकेट के बाद जो नंबर लिखा इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। दैट इज ब्रैकेट के जस्ट बाद जो नंबर आता है वो वैरी करता है, वो डिफर करता है एक दूसरे बॉक्स से। इस बॉक्स में वो नंबर क्या है? 1। दैट इज ये किस नंबर का बॉक्स है वही यहां पे लिखा हुआ है। ये सेकंड नंबर का बॉक्स है, यहां पे 2 लिखा, ये थर्ड नंबर का बॉक्स है, यहां पे 3 आया। तो ये किस नंबर का बॉक्स है? कौन सा बॉक्स है? इट इज द आरएफ बॉक्स, इसलिए यहां पे आर आएगा। आई होप इतना आपको अभी क्लियर होता हुआ। तो आर उसके बाद क्या है? माइनस, तो इसलिए यहां पे माइनस लिखा। फिर लास्ट में सबका क्या है? 1 तो इसलिए यहां पे, इसलिए ये अब क्या रिप्रेजेंट करता है? n-r-1 का मतलब यहां पे क्या हुआ कि ये जो आरथ प्लेस का बॉक्स है इसको कितने एक्सिस से भरा जा सकता है? दैट इज n-r-1। आप डायरेक्टली नहीं बता सकते थे यहां पे कि इसको कितने एक्सिस से भरा जा सकता है, बिकॉज यहां पे आपको फाइनाइट मतलब ये नहीं था कि 10 वैकेंट प्लेस को भरना है, 5 या 8 को, या तो आप डायरेक्टली काउंट करते करते चले जाते थे और आपको इसका नंबर मिल जाता था कि इसको कितने वे से भरा जा सकता है। लेकिन यहां पे आपको डैश है, बीच में पता नहीं ये क्या 1000 प्लेस का बॉक्स है, 1 लाख बॉक्स है, 100th बॉक्स है, 50th बॉक्स है, आपको कंफर्म नहीं है। तो इसलिए हमें इस चीज का सहारा लेना पड़ा कि ताकि ये पता करे कि इस बॉक्स को कैसे कितने वे से भरा जा सकता है। आई बात समझ में? इसको कितने वे से भरा सके, इसको एंड सो ऑन। अगर आप इसी काम को जस्ट मैं रफली दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, अगर आप इसी काम को राइट साइड से स्टार्ट करते कि ये पहला बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, एंड सो ऑन, इट इज द अर्थ बॉक्स। देखो बस मैं ये दिखाना चाहता हूं, चाहे आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो या राइट साइड से स्टार्ट करो, तो आंसर या वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। से इट इज द फर्स्ट बॉक्स, इट इज द सेकंड, इट इज द थर्ड डैश, इट इज द अर्थ बॉक्स। फिर से इस फर्स्ट बॉक्स को कितने तरीकों से भरा जा सकता है? हमारे पास टोटल कितने एक्स है? n एक्स है, n एक्स में से कोई भी एक लिखा जा सकता है, इसको n वे से भरा जा सकता है।
सपोज आपने यहां पे x1 का यूज किया, अब आप x1 को यूज नहीं कर सकते, n में से एक गया तो दूसरे बॉक्स को कितने वे से भी भरा जा सकता है, n माइनस वे से। सिमिलरली सपोज अगर आपने यहाँ पे x2 का यूज किया, अब आप x2 को यूज नहीं कर सकते, n में से दो गए, x1 और x2, कितने बचे आपके पास, n माइनस 2। सिमिलर आया ना सेम। अब देखो अब डिफरेंस क्या बनेगा, जब मैं आंसर लिखूंगा ना, आंसर में यहां पे लिखूंगा मैं n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 डैश मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r माइनस। अब यहां पे इतना डिफरेंस आएगा, यहां पे पहले मैं लिखूंगा n माइनस r माइनस 1 डैश मल्टीप्लाइड बाय डैश n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n। ये बस इतना हो गया कि अगर आपका n सपोज 5 है, मैं लिखूंगा 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 5 लिखूंगा वो 0 आएगा। तो ये हुआ इसका मतलब। अगर मैं ऐसे लिखते आऊं तो यहां में मुझे लगेगा पहले यहां पे 5 लिखना है, फिर यहां पे 5 माइनस 1 लिखना है, फिर यहां पे 5 माइनस 2 लिखना है, फिर यहां पे 5 माइनस 3 लिखना है, फिर यहां पे 5 माइनस 4 लिखना है। यू ऑल नो अगर मैं इसको भी कैलकुलेट करूंगा, इसको भी कैलकुलेट करूंगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो यही हुआ मेरे कहने का मतलब, चाहे आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो राइट साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस पे। हाँ, फर्क सिर्फ कहां पे पड़ता है, जहां पे आपके क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा कंडीशन हो, जैसे कि इवन नंबर, कितने इवन नंबर, या आपके जो गिवन डिजिट्स हो उन डिजिट में अगर 0 हुआ, वहां पे भी ये मैटर करता है। बिकॉज वहां पे आप बोल सकते 0 को, इस वाले बॉक्स को 0 से फिल नहीं किया जा सकता। तो वैसे क्वेश्चंस में हम लेफ्ट राइट से नहीं जा सकते, जा भी सकते हैं, उसमें भी इतना नहीं है, उसमें भी आप लेफ्ट राइट से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने बोला कि उन क्वेश्चंस में ज्यादा बेहतर रहता है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना या राइट साइड से, जहां पे आप मर्जी लगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट साइड से प्रोसीड करो या राइट साइड से। चलो अब क्या कहता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने अभी यूज किया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हमें काउंटिंग क्या यूज हमने किया कि हमें गिवन n चीजें थी और n में से हमें r चीजों को सिलेक्ट करना था। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें कहता है कि आपको समझो, आपको r वैकेंट प्लेस को फिल करना है। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट को कितने वे से फिल किया जा सकता है, सेकंड वैकेंट प्लेस को कितने वे से, थर्ड वैकेंट प्लेस को कितने वे से, एंड सो ऑन। जो अर्थ वैकेंट प्लेस है उसको कितने वे से फिल किया जा सकता है। अब यहां क्वेश्चन है, सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करें या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप सिर्फ फर्स्ट बॉक्स को फिल करोगे, क्या आप n में से r चीजों को सिलेक्ट करोगे? नहीं, दैट मींस आपने n में से सिर्फ एक चीज को सिलेक्ट किया। तो हमें सारे वैकेंट प्लेस को फिल करना है, दैट इज इसको भी और इसको भी, फिर इसको भी, फिर इसको भी, डायरेक्ट सब। तो दैट मींस क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय फंडामेंटल principle of counting, fundamental principle of multiplication लिखेंगे, पूरा लिखेंगे अब स्ट्रेस पे। therefore by fundamental principle of multiplication, total number of ways से मतलब here permutations, total number of ways of selecting नहीं, arranging लिखेंगे। अरेंजिंग इसलिए लिख रहा हूं सिलेक्शन को छोड़ के, बिकॉज हियर सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर करता है, किसको कहां पहले लिखा जाए, किसको सेकंड, किसको थर्ड। ऑफ अरेंजिंग, देयर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग गिवन एन ऑब्जेक्ट्स, गिवन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो गिवन एन चीजें थी वो डिफरेंट थी, एक दूसरे से डिफरेंट, मुख्तलिफ। गिवन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, n में से कितनों को सिलेक्ट करना था एट अ टाइम, बाय टेकिंग से मतलब बाय सिलेक्टिंग, बाय चूजिंग, बाय टेकिंग r एट अ टाइम इज किसके बराबर। अब देखो पहले बॉक्स को वो क्या कहता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले बॉक्स को कितने वे से भरा जा सकता है, n, फिर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड बॉक्स को कितने वे से, n माइनस 1, मल्टीप्लाइड बाय थर्ड बॉक्स को कितने वे से, n माइनस 2, मल्टीप्लाइड बाय डैश लास्ट बॉक्स को कितने वे से भरा जा सकता है, दैट्स n माइनस r माइनस। यही लिखा ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रीवियस लेक्चर में भी यही लिखा था, इसमें भी यही लिखा। आई होप इतना भी क्लियर हुआ होगा कि पहले बॉक्स को कितने वे से भरा जा सकता है, n, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड बॉक्स को कितने वे से भरा जा सकता है, थर्ड बॉक्स को कितने वे से फिल किया जा सकता है, एंड सो ऑन, लास्ट बॉक्स को कितने वे से भरा जा सकता है। अब ये जो है ना आपकी और ये थ्योरम, अब ये क्या कहती है थ्योरम, ये कहती है कि इस चीज को अब हम कुछ नाम देते हैं। नाम से मतलब
दैट इज, ये फॉर्म आप कहती हैं परमिटेशन। परमिटेशन का मतलब हुआ अरेंजिंग, दैट इज चीजों को सिलेक्ट करना। परमिटेशन से मतलब आज के बाद सिलेक्ट करना, लेकिन ऑर्डर्ड सिलेक्शन। परमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, लेकिन एन में से कितनों को एट अ टाइम सिलेक्ट करना? आर चीजों को। देखो ये हमने क्या लिखा, फंडामेंटल्स, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग गिवन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग आर एट अ टाइम। ये जो हमने यहां से यहां तक लिखा ना, इतना लंबा, ये बस इतने सिंपल, इस सिंबल में से लिखा है, इस नोटेशन में लिखा है। ये नोटेशन कहती है कि एन चीजों में से अगर आपको आर चीजों को सिलेक्ट करना हो तो ये आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आप कैसे बतलाओगे, या कैसे आप दिखलाओगे, तो आज के बाद आप ऐसे लिखोगे। परमिटेशन पी लगेगा वहां, जो ऑर्डर मैटर करेगा। इसका मतलब, इसको क्या पढ़ते हैं? परमिटेशन, पी से मतलब परमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। सिलेक्टिंग, परमिटेशन को आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोलते हैं, सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग आर एट अ टाइम। एन में से आर चीजों को सिलेक्ट करना, वो कितने तरीकों से किया जा सकता है वो हमने देखा, वो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में देखा। वो किसके इक्वल है? एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस टू एंड आई डैश मल्टीप्लाइड बाय लास्ट वन क्या है? देखो अब यहां पे है ना n माइनस आर माइनस वन, ये माइनस हम r को भी मल्टीपल दे सकते हैं, माइनस वन को भी इसके बदले लिखा जा सकता है n माइनस आर। अब ये माइनस माइनस आपका क्या बनेगा? प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन। तो इतने वे से किया जा सकता है। यही आपकी परम्यूटेशन की फॉर्मूला बन गई। लेकिन मैथमेटिशियंस ने आपका काम और आसान कर दिया कि आपको ये याद रखना हो कि n में से r चीजों को सिलेक्ट करना हो, कितने तरीकों से आप कर सकते हो। उन्होंने बोला आप इस चीज का यूज मत करो, आप इस चीज को याद मत रखो, इस फॉर्मूला को हम और आसान फॉर्म में लाएंगे, इसी फॉर्मूला को हम और आसान भाषा में या आसान फॉर्म में लाएंगे। वो कौन सी फॉर्म है वो भी आगे मैं दिखाऊंगा। देखो अगर आपके पास कहीं पे ऐसा हो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 से आपके पास हो 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, अगर कहीं आपके पास ऐसी चीज लिखी हो, ये तो है ना लंबा चौड़ा लिखा है 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, आप चाहते हो कि इसको मैं थोड़े कुछ छोटे से फॉर्म में लिखूं, लेकिन उस छोटे से फॉर्म की जो मीनिंग होगी, मतलब उसका होगा, उसकी मीनिंग भी वही होनी चाहिए जो इस चीज की मीनिंग है। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 4। जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में फैक्टोरियल यूज किया पढ़ा, उसके यूटिलाइजेशन यहां हम करेंगे। फैक्टोरियल की यूटिलाइजेशन यहां पे करें। फैक्टोरियल एक्चुअल में है क्या? अगर आपका 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल का मतलब है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लिखोगे तो लिखने में आपको टाइम लगेगा और ये बड़ा लंबा चौड़ा दिखेगा। लेकिन जब आप 10 फैक्टोरियल लिखते हो तो बहुत छोटा सा बन जाता है, लेकिन उसकी भी मीनिंग वही होती है जो एक लंबे चौड़े लाइन की होती है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जो एक प्रोडक्ट लिखा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, इसको मैं चाहता हूं इसको किस में कन्वर्ट करूं? फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूं। तो चलो करते हैं इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट। फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए इस एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए था? इसमें 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 4, इसमें होना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो 3 इंटू 2 इंटू 1 इसमें होना चाहिए था, मट इसमें है नहीं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जो चीज इसमें नहीं है फैक्टोरियल लाने के लिए वो मैं इसमें जोड़ दूंगा। क्या जोड़ूंगा? ये तो ऑलरेडी है 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसमें होना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये चीज इसमें मैंने जोड़ दी, दैट्स मल्टीपल कर दी। लेकिन अगर मैं इतना करूंगा तो इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, लेकिन इसकी वैल्यू वही रहनी चाहिए जो यहां पे है, वही वैल्यू यहां पे रहने के लिए मैं क्वेश्चन में डिवाइड भी करूंगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 से। जो ऊपर मल्टीपल किया वही चीज डिवाइड की, बिकॉज ये कैंसिल आउट होगा, फिर से यही आंसर आएगा इस क्वेश्चन। आई बात समझ में? क्या किया, इस चीज को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज इसमें कम थी उस चीज को मैंने मल्टीपल किया और उसी चीज को डिवाइड भी किया। तो अब ये बन गया इट इज नाउ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। इसके बदले आप लिखोगे 7 फैक्टोरियल अपॉन में इट इज आल्सो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ, लेकिन फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, इसके बाद 3 फैक्टोरियल। यही फिर अगर आपका n, सपोज n आपका 7 था और कितनी चीजों का चुनाव आपने किया था? 4। कितने नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा था? 4 का।
इसके बदले आप लिख सकते हो 7 फैक्टोरियल अपॉन में, देखो 3 फैक्टोरियल के बदले लिख सकते हैं हम 7 - 4 का होल फैक्टोरियल। यही आपकी फिर फॉर्मूला बनती है n फैक्टोरियल अपॉन में n - 4 का होल फैक्टोरियल। आई होप इतना आपको समझ आया होगा इस फॉर्मूला से। अब देखो ये भी अगेन, ये n है ना, इसको समझो आप डेट्स इट इज 7, फिर इट इज 7 - 1 डेट्स 6, इट इज 7 - 2 डेट्स 5 एंड इट इज लास्ट से इट इज 4 n - r + 1। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए था, इससे कम इससे कम इससे कम, कहां तक 1 तक मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए थी ना, तो वो मत है, इसलिए वो चीज हम इसमें जोड़ देंगे ताकि क्या करने के लिए, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम वो मल्टीप्लिकेशन जोड़ देंगे जो इसमें नहीं है, ताकि हम इसको फैक्टोरियल में लिखते। तो इसी चीज को मैं लिखूंगा इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n - 1 मल्टीप्लाइड बाय n - 2 सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय n - r + 1। सपोज ये आपका 4 है, 4 से एक कम हुआ 4 - 1 3, तो अगर ये 4 है आपका तो इससे एक कम क्या हुआ n - r + 1 -1, n - r + 1 में जब -1 करोगे आप तो -1 + 1 कैंसिल आउट होगा, तो इससे कम एक नंबर क्या आएगा n - r। बात आ रही है ना समझ में। अब n - r से एक कम क्या हुआ n - r -1। जब हम ऐसे चीजों को एक 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 कम करते रहेंगे तो लास्ट में कहीं ना कहीं यहां पे हमें 1 मिलेगा, तो यही मैं लिखूंगा लास्ट में 3 × 2 × 1। अब हमने इस एक्सप्रेशन में क्या चीज जोड़ दी, हमने यहां से यहां तक ये चीज इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दी, लेकिन इसकी जो वैल्यू है इस चीज की भी वही वैल्यू रहने के लिए हम इस क्वेश्चन में बैलेंस बनाएंगे, दैट इज जिस चीज से मल्टीपल किया उसी चीज से डिवाइड करेंगे, दैट इज n - r मल्टीप्लाइड बाय n - r -1, दैट इज सो ऑन 3 × 2 × 1। अब देखो इट इज नाउ कंटिन्यूड, न्यूमरेटर जो इसका है इट इज नाउ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डैश n - r -1, इससे एक बड़ा n - r, इससे एक बड़ा n - r प्लस डैश, इससे एक बड़ा n - 2, फिर इससे एक बड़ा n - 1, इससे एक बड़ा n, दैट्स मैक्सिमम नंबर कौन सा है इसमें n। तो जब पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं अब n फैक्टोरियल। आई बात समझ में, न्यूमरेटर में क्या लिखा n फैक्टोरियल में। अब जो आपने डिवाइड किया दैट इज अगेन ए प्रोडक्ट ऑफ सम नेचुरल नंबर्स, लेकिन टिल कहां तक लिखा है 1 तक, 1 × 2 × 3 × डैश यहां तक, ये आपका मैक्सिमम नंबर है। दैट इज जैसे अब यहां पे 7 था तो इसको लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, 7 से मतलब हियर n - r का होल फैक्टोरियल। तो यही चीज लेफ्ट साइड में इसका एक्सप्रेशन क्या था npr, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। ये और ये एक ही है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है, दोनों की वैल्यू एक ही है, अलग अलग इनकी वैल्यूज नहीं है, बस ये इसका एक रूप है इस फॉर्मूला का, ये जिसका दूसरा रूप है। लेकिन ये वाला रूप याद रखना बहुत आसान होता है, इसका यूज करना बहुत आसान रहता है, इसलिए हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। अदरवाइज आप परम्यूटेशन के क्वेश्चंस में अगर ये फॉर्मूला का यूज करोगे वहां पे भी वही आंसर मिलेगा जब आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। आई होप आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इस थॉर्म का प्रूफ जो है वो कैसे हमने किया, ये थॉर्म हम कैसे यूज करेंगे, कैसे आप आज के बाद इस थॉर्म का यूज करोगे। जितने ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन दिए जाएंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स चाहे आपके वो डिजिट्स हो, अल्फाबेट्स हो, पर्सन्स हो, वो आप मानोगे n, दैट्स गिवन ऑब्जेक्ट्स, गिवन चीजें, गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन सी चीज दी गई है वो हम नहीं करेंगे, कितने चीजें दी गई, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और उन n चीजों में से आपको कितने चीजों को एट ए टाइम एक बार में सिलेक्ट करना है, दैट्स योर r। r मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू अरेंज। इसलिए मैं यहां पे सिलेक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अरेंज से मतलब सिलेक्शन देन ऑर्डर, यू हैव टू अरेंज, अदरवाइज हम सिंपल टर्म में अरेंज से मतलब सिलेक्ट, कितने चीजों को आपको सिलेक्ट करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू अरेंज आउट ऑफ गिवन एन ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। जितनी चीजें दी गई थे उनमें से आपको कितने चीजों को एक बार में सिलेक्ट करना है, दैट्स योर आर। तो बस अब आज के बाद n की वैल्यू यहां रखोगे, r की वैल्यू यहां रखोगे, ये आपको आंसर देगा। आपको कोई बॉक्स नहीं बनाना है, आपको ये नहीं देखना कि इस बॉक्स को कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है, इसको भी कितने, इसको क्या, हाँ विथआउट रिपीटिशन,
लेकिन कब? विथआउट। कंडीशन है तब इस फॉर्मूला का आप लोग यूज कर सकते हो जब उसमें विथआउट रिपीटिशन हो। रिपीटिशन अलाउड होगा तो इस फॉर्मूला का आप यूज नहीं करोगे। और दूसरी बात, जो गिवन n चीजें हो वो सारी के सारी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर गिवन n चीजों में से कोई 2 चीज या 3 या 4 चीज एक जैसे हुए तब भी आप इस फॉर्मूला का यूज नहीं करोगे। ये हुई आपकी ये थॉर्म। चलो इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, मजेदार एक एग्जाम्पल करेंगे सिंपल कि इस थॉर्म का कैसे यूज किया जा सकता है। सिंपल मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा। हाउ मनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स 9, 8, 7, 6, 5, 4 विदाउट रिपीटिशन। चलो एक एग्जांपल करते हैं साथ साथ। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, आप कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, कितने 4 डिजिट का नंबर बना सकते हो, लेकिन किन डिजिट्स का यूज करके? यूजिंग द डिजिट्स 9, 8, 7, 6, 5, 4, इन 6 डिजिट्स का यूज करके एंड विथआउट रिपीटिशन। दैट इज डिजिट्स में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। फिर से मैं एक एग्जांपल में देता हूं, जैसे आप ऐसे कितने नंबर्स, ऐसे कितने, जैसे 9, 8, 7, 6 आपका एक नंबर है ना, 4 डिजिट नंबर। क्या इस नंबर में कोई डिजिट रिपीट हुआ है? क्या हमने 9 को 2 या 3 या 4 बार लिखा है, 8 को या 7 को या 6? नहीं, हर किसी डिजिट को एक बार लिखा है। इसका मतलब हो विथआउट रिपीटिशन। हमने किसी डिजिट को रिपीट, दोहराया नहीं इस नंबर में। ये 4 डिजिट का नंबर है और इन्हीं 6 डिजिट्स में से किसी 4 डिजिट को हमने, या आप कहोगे 9, 7, 6, 8, जबकि इसमें भी वही 4 डिजिट्स मैंने यूज किए, इसमें भी वही 4 डिजिट्स यूज किए, लेकिन मैंने डिजिट्स की पोजीशन चेंज कर दी तो ये नंबर, इट इज 9876, इट इज 9768, बोथ आर 2 डिफरेंट नंबर्स, लेकिन 4 डिजिट नंबर्स दोनों के दोनों है। या 9456, इट्स अगेन ए डिफरेंट नंबर, या 6459। सो ऐसे क्वेश्चन है। देखो कितने नंबर्स बना सकते हैं, अभी लग रहा है हमको इनफाइनाइट नहीं बनेंगे, फिक्स्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बने। अब यहां पे क्वेश्चन है ऐसे कितने नंबर्स आप लोग बना सकते हो। बार बार में क्वेश्चन में कौन कौन सा नंबर बनाया जा सकता है, क्या ये वाला नंबर बनाया जा सकता है, ये वाला, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है ऐसे कितने नंबर्स आप लोग बना सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन से आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब हम परम्यूटेशन का यूज करेंगे। परम्यूटेशन बहुत आसान है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, या जहां पे आपको अच्छा लगे जो आपको यूज करो वही। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते, वहां किसका यूज करना जरूरी है? परम्यूटेशन का। वो मैं आगे लेक्चर्स में बताऊंगा, वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो इसको हम परम्यूटेशन से, देखो परम्यूटेशन में आप सिर्फ 2 चीजें देखोगे, आप कितनी चीजें गिवन है, कितनी, कौन कौन सा, क्या 9 दिया है, 8 दिया है, इससे हमें मतलब नहीं है, कितनी चीजें दिए, क्या गए हैं, डिजिट्स दिए गए हैं, डिजिट्स। लेकिन कितने डिजिट्स है? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम लिखेंगे गिवन n इज इक्वल टू 6, कितने डिजिट्स दिए गए हैं, दैट इज 6। कौन कौन सा डिजिट दिया गया है उस, वो कोई आपसे नहीं पूछ रहा है, क्या 9 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 6 दिया है, 5, ए कोई आपसे नहीं पूछ रहा है। बस ये आपको देखना है कि कितने डिजिट्स गिवन दिए हैं, कितने दिए हैं, काउंट करना है, दैट्स 6। लेकिन 6 में से आपको कितने डिजिट्स का प्रयोग करना है, कितने डिजिट्स का यूज करना है एक बार में। आपको करना क्या है, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आपको कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, 4 डिजिट्स की। वही हुआ कि 6 में से हमें 4 डिजिट्स को यूज करना है, एंड वही हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 6 हियर। बस आपको n और r पता होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो। आंसर कैसे बोलोगे, हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर 4 डिजिट नंबर्स। तो टोटल कितने 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे, इज 4, सॉरी कितने दिए गए हैं, 6 मैंने कितने को सिलेक्ट करना है, 4 को, 6p4। तो कितने ऐसे 4 डिजिट बनाए जा सकते हैं, 4 डिजिट नंबर्स, दैट इज 6p4, परम्यूटेशन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट टेकन 4 एट ए टाइम।
6 में से 4 को सिलेक्ट करना है एंड यू नो डेट इज इक्वल टू, यहां पे मैं साइड में अभी जो परम्यूटेशन की थ्योरम पढ़ी डेट्स फार्मूला उसको मैं लिखूंगा, परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम किसके इक्वल होता है, इसका फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, अपॉन में क्या लिखना होता है, इन दो के डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो n की जगह आपके पास क्या है 6, तो इज इक्वल टू यहां पे मैं लिखूंगा 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, अपॉन में क्या लिखना है, इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट 6 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। तो कितना बनेगा, 6 फैक्टोरियल आपको होता है 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल में यहां पे लिखूंगा, क्यों 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप किया, बिकॉज नीचे 2 फैक्टोरियल बनेगा, 6 माइनस 4 आया आपका 2, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से कटेगा, 6 5 30 टाइम्स 12 आएगा आपका आंसर, 30 टाइम्स 12 दैट इज 0 यहां पे रहेगा, 3 2 6 3 1 3, 364 डिजिट नंबर्स बनेंगे। ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं इन 6 डिजिट्स का यूज करके, 360, टोटल 364 डिजिट्स बनाए। आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, ये थ्योरम आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब मैं अगला लेक्चर दूंगा आपको मेरे चैनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी कि सर ने ये वाला लेक्चर अपलोड किया है। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक दबाना भूलिएगा मत।